हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशंस के वीडियो नंबर 2 की, और जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर को हम लोग यहाँ पे दो तरह से पढ़ने वाले हैं। एक तो वॉलेटाइल लिक्विड्स के लिए और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग नॉन वॉलेटाइल लिक्विड के लिए। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें हम लोगों ने सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अलग अलग डेफिनेशंस को पढ़ा था। उसमें क्या था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या क्वांटिटी के हिसाब से हम लोगों ने सॉल्यूट सॉल्वेंट किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना वेपर प्रेशर। अब अगर हम लोग वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो वेपर प्रेशर दैट मीन्स अगर किसी भी चीज़ की वेपर बन रही है तो वहाँ पे सीधी सी बात है कि एवेपोरेशन जरूर होगा। क्या होगा? एवेपोरेशन। और एवेपोरेशन कब होता है? जब किसी भी लिक्विड को हम लोग गर्म करेंगे। अब यहाँ से थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं, ये एक कंटेनर है जिसमें किसी लिक्विड की ए मोल्स हैं इस लिक्विड के। तो यहाँ देखिए ये आप लोग ए और ये ए एंड दिस ए। ये जो ऊपर के जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल। क्या बोलते? दोबारा लिखा, अरे यार, मॉलिक्यूल। ओके। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग बल्क मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? बल्क मॉलिक्यूल्स। अब आप ये देख रहे हैं, सीधी सी बात ये होगी कि आपको पता है कि जो एवेपोरेशन होता है वो हमेशा कहाँ से होता है? ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। और सरफेस के लिए होता क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, सबसे पहले जो वेपर्स बनेगी वो इन सरफेस मॉलिक्यूल्स की ही बनेगी। अब इन सरफेस मॉलिक्यूल्स की वेपर बनने के लिए होगा क्या कि सबसे पहले इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी बल्क सरफेस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये सरफेस तक पहुंचे हैं इसका मतलब है ये अंदर भी तो लड़ झगड़ के ही ऊपर तक आए हैं। अब जैसे ही इसको हम लोग गर्म करेंगे वैसे ही ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स की वेपर्स बन जाएंगी और नीचे वाले मॉलिक्यूल्स फिर से ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये देखा कि जो वेपर होता है वो जो वेपोरेशन है वो हमेशा सरफेस ऑफ दी कंटेनर होता है, ना कि पूरे कंटेनर से। अब जैसे ही फर्स्ट मॉलिक्यूल जो ऊपर वाले सरफेस के मॉलिक्यूल इनकी वेपर बन जाएगी, उसके बाद नीचे के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेपर्स बनेगी। तो ये सरफेस मॉलिक्यूल्स की वेपर क्यों बनेगी? अब आप देख रहे होंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है आपका जो बल्क मॉलिक्यूल है वो इधर से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है चारों तरफ से, इस तरह से इधर 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 इधर। लेकिन ये जो आपके सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं इनकी वेपर जल्दी क्यों बनती है, इसका कारण क्या है वो हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं, दे एक्सपीरियंस lesser force of attraction। इसका मतलब ये हुआ कि जो सरफेस मॉलिक्यूल है इनको दिख रहा है कि ऊपर से इन पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। इससे ये क्या होता है, इनके बीच का बॉन्ड जो वीक हो जाता है और ये अपने सरफेस को छोड़ के वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम लोग अगर बात करते हैं, यहाँ पे दो तरह के कंटेनर होंगे। अगर ये ओपन कंटेनर है, ओपन कंटेनर, द वेपर्स escape and the weight of liquid will decrease।
इसका मतलब ये हुआ यहाँ से कि अगर किसी भी ओपन कंटेनर में अगर हम वेपर्स बनाएंगे किसी भी चीज की, तो उसकी वेपर्स जो है वो एस्केप कर जाएंगी। एस्केप करने पे क्या है कि जो वेट ऑफ लिक्विड है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाए? क्योंकि उसके जो वेपर्स थे वो लिक्विड से ही बने हैं, और वो लिक्विड जो है वेपर में चेंज होके कंटेनर से बाहर चला जाता है। ठीक है। और उसके बाद में अगर हम लोग बात करना चाहें कि अगर हमारा कंटेनर जो है वो क्लोज्ड हो, क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर के लिए हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं, अगर ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपका ये क्लोज्ड कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए आपका वही लिक्विड ए मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, और जैसे ही इनकी वेपर बनना शुरू होगी, अब देखिए यहां से इनकी वेपर बनना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ क्लोज कंटेनर में दो फिनोमिनास इकट्ठी हो रही हैं। जब ये लिक्विड वेपर में बदल रहा है तो एवेपोरेशन हो रहा है और वेपोराइजेशन, और जब वेपर आपकी ऊपर इकट्ठी हो गई जाके, तो यहां से एक प्रोसेस और हो रही है, कंडेंसेशन। क्या हो रही है? कंडेंसेशन। अब दो प्रोसेस हो रही हैं, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही हैं। अगर यहाँ से हम लोग इसको एक क्वेश्चन से देखना चाहें 9th क्लास का जैसे दिया है, तो लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स एंड वेपर्स कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। इसमें क्या है, आप देख रहे हैं कि पहले तो मॉलिक्यूल ए की वेपर बनेगी, और वेपर बनने के बाद में ऊपर जाके ये ठंडा हो जाएगा, जिससे क्या है कि ये दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। अब एक स्टेट ऐसी आएगी जब उस कंटेनर के मॉलिक्यूल्स, ठीक आधे मॉलिक्यूल्स वेपर में बदल चुके होंगे और वेपर लिक्विड में बदलना शुरू हो रही होगी, वहां पर एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब वेपर और लिक्विड दोनों ही बराबर हो जाए, यानी लिक्विड और वेपर का बनना बंद हो जाता है, तो उस समय वो पोजीशन जो आती है वो आपकी इक्विलिब्रियम होती है। यहाँ एक चीज और हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, होता है सरफेस मॉलिक्यूल्स का इवेपोरेशन। सबसे पहले इसके लिए आपको बताया गया था, पहले तो इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है कि ऊपर आए, कैसे आ गए, ये लड़ झगड़ के ही आए होंगे। दूसरा, एक्सपीरियंस लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे कम, यानी नीचे के मॉलिक्यूल से कम होता है। अगर हम इसको देखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं, लिखेंगे vaporization is inversely proportional to force of attraction between molecules of the liquid। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो फोर्स ऑफ किसी भी चीज का वेपोराइजेशन हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एवेपोरेशन कम होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में कम है तो एवेपोरेशन ज्यादा क्वांटिटी में हमें मिलेगा। अब यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कंडेंसेशन। आपको पता चला कंडेंसेशन होता है कि किसी भी वेपर का, हमेशा वेपर का लिक्विड में चेंज होना, ठंडा होकर के लिक्विड में बदल जाना, और एवेपोरेशन होता है लिक्विड का वेपर में बदल जाना। यहां से हम लोग देख सकते हैं क्लोज्ड कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं, अगर हम देखना चाहें तो यहाँ से हमें एक, ये जो वेपर बन रही है, ये वेपर
इस कंटेनर की जो खाली जगह है, इस खाली जगह पे एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी, पर यूनिट वॉल्यूम पे एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? यहां से हम लोग इसको बीपी लिख दे रहे हैं, बीपी दैट मीन्स वेपर प्रेशर। और इसमें फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, एक होता है कि यूनिमॉलिक्यूल्स की एनर्जी, यूनिमॉलिक्यूल्स का इवेपोरेशन जल्दी होता है, जिनकी सरफेस एनर्जी बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब सरफेस एनर्जी के लिए आपने सरफेस टेंशन पढ़ा होगा। अब आप कहोगे सर पढ़ा नहीं है, किताब में तो था। चलो कोई बात नहीं, अब पढ़ लो इधर। अब अगर आपसे वेपर प्रेशर की डेफिनेशन लिखने को कोई बोले तो यहां से आप क्या करेंगे, इसको मिटा दें। तो यहाँ पे द प्रेशर ऑफ वेपर्स above लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। यहाँ हम लोग सीख चुके हैं कि जो क्लोज्ड कंटेनर होते थे, क्लोज्ड कंटेनर हमने कुछ इस तरह से यहाँ पे बनाया था। अब इसकी जो वेपर्स होंगी वो बाहर नहीं जाएंगी। अगर ये वेपर्स बाहर नहीं जाएंगी, इसका मतलब है कि जो वेपर्स हैं इस कंटेनर पे इधर से कुछ फोर्स लगाएंगी ताकि ये इसको इससे बाहर निकल सकें। उन्हीं फोर्स को हम लोग यहाँ पे एज ए वेपर कंटेनर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखना चाहें दी प्रेशर ऑफ वेपर्स pressure of vapors above liquid surface is called vapor pressure when liquid and vapors are in equilibrium, यानी जब लिक्विड और वेपर दोनों ही इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो उस प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग थोड़ा देख लेते हैं फैक्टर्स affecting vapor pressure। अब वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहला नंबर, अगर आपसे कह दिया जाए कि अभी आपका कंटेनर ये छोटा है, ठीक है, अगर इसको हम बड़ा कर देते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने ही रहे, तो क्या वेपर प्रेशर इसका इफेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं द वेपर प्रेशर डज नॉट depend on shape and size of the container। शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो वेपर प्रेशर है वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। आप चाहे कंटेनर बड़ा ले लो तो लिक्विड की वेपर ज्यादा बनेगी, ज्यादा क्या होता नहीं बनेगी, वेपर तो उतनी ही बनेगी लेकिन सरफेस एरिया में फैल जाएगी, तो इसका जो प्रेशर है वो हो सकता है कुछ डिक्रीज हो जाए। छोटा ले लोगे प्रेशर बढ़ जाएगा। अब यहाँ हम लोग देखते हैं दूसरी चीज, इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। इम्पोर्टेंट का मतलब है इसमें जो है जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा एक चीज पे डिपेंड करता है, वो है आपकी नेचर ऑफ द लिक्विड। यहाँ देखिए आप लोग, हम लोग चीज भूल गए थे थोड़ा सा कि जो वेपर प्रेशर होता है इसमें अगर एक ही कंपोनेंट है तो वेपर प्रेशर को हम लोग, अगर ए कंपोनेंट है इसमें तो इसको डिनोट करते हैं P नॉट A। दैट मीन्स द
BP ऑफ प्योर ए, प्योर ए, यानी जो इसमें कंपोनेंट है वो हमारा क्या है, ए है। तो यहाँ पे पी नॉट, इसका बहुत ज्यादा आपके आगे इस चैप्टर में यूज होगा, तो इसको ध्यान रखना है कि पी नॉट ए जो है वो हमेशा क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। अगर यहाँ आपका बी मॉलिक्यूल होता तो यहाँ से हम लोग कह सकते थे कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। ठीक है, यहाँ इसके बाद में अब जो दूसरा नंबर था हमारा, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखिए इसमें क्या है, इट डिपेंड्स ऑन, it depends on the nature of the substance। ये किस किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ दी सब्सटेंस। सब्सटेंस की जो नेचर होती है उस पे डिपेंड करेगा, ना कि शेप एंड साइज ऑफ दी कंटेनर पे। यहाँ इसमें हम एक एग्जांपल लिए ले रहे हैं। एग्जांपल में आप ले लो, एक तो ले लिया वाटर को और दूसरा ले लेते हैं एथेनॉल को, C2H5OH। यहाँ आप देखेंगे जो वाटर होता है, वाटर में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, यानी वाटर H2O और H2O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, और 2 वाटर मॉलिक्यूल के बीच में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। इसी तरह से जो एथेनॉल है उसके बीच में एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब है कि जो वाटर की पी नॉट ऑफ H2O होगा वो ज्यादा होगी, और पी नॉट ऑफ C2H5OH वो कम होगा इन कंपैरिजन टू वाटर। वाटर के कंपैरिजन में C2H5 की जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा। अब यहाँ से देख लीजिए 1 यूनिट के लिए, आप देखना क्या है इसमें, अगर हम देखना चाहे तो इसको पी नॉट ऑफ एल्कोहल एथेनॉल बना लिया और पी नॉट ऑफ H2O बना लिया। अब अगर आपसे वेपर प्रेशर की बात करी जाती, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किसका कम होगा, या किसकी वेपर पहले बनेगी, किसकी वेपर बाद में बनेगी, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पी नॉट ऑफ C2H5OH is P naught of C2H5OH is greater than P naught of H2O, यानी C2H5 की वेपर जल्दी बनेगी और H2O की वेपर बाद में बनेगी। उसके बाद में आगे देखते हैं। कर लिया नोट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक अच्छा सा, और अगर किसी को भी यहाँ पे कोई समस्या आती है तो आप इसमें कमेंट जरूर कीजिए हमारे चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड पे, इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ से दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप लोगों ने पढ़े होंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक दैट मीन जिसमें एक हाइड्रोक्साइड होता है, डाईहाइड्रिक जिसमें 2 होते हैं, और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें 3 हाइड्रोक्साइड होते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आपका हो गया C2H5OH, डाईहाइड्रिक हो गया CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसी तरह से आपका ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो जाता है CH2OH, CHOH और CH2OH। यहाँ आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे 3 अल्कोहल हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। मोनो को एथेनॉल बोलते हैं, ये होता है ग्लाइकॉल, और नेक्स्ट वन ग्लिसरॉल, GLYCEROL, ग्लिसरॉल।
अब आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में देंगे कि इसका ऑर्डर क्या रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, अब हम ही इसको बताए दे रहे हैं। यहाँ देखते हैं, एक मिनट। यहाँ देखिए आप लोग, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, और इसमें आपको इसका एक सीक्वेंस बताना है कि पी नॉट ऑफ एथेनॉल, पी नॉट ऑफ ग्लाइकॉल, पी नॉट ऑफ ग्लिसरॉल, इसमें किस सीक्वेंस से वेपर प्रेशर बनेगा। तो इसके बाद में यहाँ हम दो चीजें देख रहे हैं। सब्सटेंस आपके यानी नेचर ऑफ सब्सटेंस पे ये डिपेंड करता है, और थोड़ा अच्छा सा बना लेते हैं। और जो सब्सटेंस है वो हमारी केमिस्ट्री में दो तरह के लिक्विड होते हैं। एक होता है वोलाटाइल लिक्विड एंड सेकंड इज नॉन वोलाटाइल लिक्विड। नॉन वोलाटाइल लिक्विड, और लिक्विड आपके दो तरह के हो गए, एक तो होंगे वोलेटाइल लिक्विड, दूसरे नॉन वोलेटाइल लिक्विड। देन वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए P नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, इंपॉर्टेंट चीज। एंड नॉन वॉलेटाइल, जो कि जिसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं, जो नॉन वॉलेटाइल लिक्विड का जो P नॉट होता है वो हमेशा 0 के इक्वल है। अब क्लास 12th में इसमें कुछ एग्जांपल्स जो आपको पढ़ाए जाते हैं वो होते हैं आपके क्लास 12th में आपके जो एग्जांपल्स हैं वॉलेटाइल लिक्विड्स के, फर्स्ट वन H2O यानी वाटर, दूसरा हो गया एथेनॉल C2H5OH, तीसरा है मेथेनॉल CH3OH, चौथा है बेंजीन C6H6 एंड टोलुइन C6H5CH3। इस तरह से आपके जो नॉन वॉलेटाइल होते हैं उनके कुछ एग्जांपल्स जो आपकी ज़्यादातर मोस्टली यूज करे जाते हैं वो हैं, पहला एग्जांपल बड़ा ही अच्छा सा जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। दूसरा सुक्रोज, सुक्रोज, और तीसरा होता है आपका यूरिया। ये नॉन वोलाटाइल है। इनका आपको हमेशा एक चीज और पता करनी है, इनके मोल्स निकालने के लिए इनका मॉलिक्यूलर मास पता होना बहुत जरूरी है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H6O6। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। उसके बाद यूरिया होता है NH2CONH2। इनका मॉलिक्यूलर मास की अगर हम लोग बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के, तो हम लोग याद कर लेते हैं यहाँ से ग्लूकोज 180, सुक्रोज 342 एंड NH2 60। बड़ा ही सरल सी बात है, आप लोग निकाल सकते हैं। NH2 को निकालना है तो हमारे पास दो N है, एक N का होता है 14, तो 28 हो गया, 28 4 H है तो 4 हो गया। यहाँ C12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हम लोग जोड़ लेंगे 60 के इक्वल आएगा। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रह गया है वो एक और है इसमें, जो इसका अफेक्टिंग फैक्टर है टेम्परेचर। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर, अब यहाँ देखते हैं कि किसी भी चीज का आपको पता है, अगर ज्यादा उसको हीट करोगे तो उसका इवेपोरेशन ज्यादा होगा, वेपराइजेशन, वेपर ज्यादा बनेंगी। लेकिन यहाँ कुछ टीचर्स हम लोगों को बता देते हैं वेपराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हकीकत में ऐसा नहीं होता है, वेपराइजेशन बढ़ता तो है लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं होता है। अगर इसको हम ग्राफिकली देखना चाहें तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा हमारा, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपराइजेशन इस तरह से बढ़ेगा, ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाए। अब यहाँ आप लोग इस वीडियो में जो भी आपको कमी लगी हो, या अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और आप मुझे देख रहे हैं हमारे प्यारे चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड, और मैं हूँ विमलेश कुमार।